नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में जो तीसरी कविता दी गई है 15 अगस्त। आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में 15 अगस्त इस दिन का क्या महत्व है। इसी दिन हमारा भारत देश अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशों से आज़ाद हुआ था। करीबन 150 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों को या हमारे भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर रखा था और इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने या हमारे भारतीय लोगों ने, क्रांतिकारों ने, हमारे देशवासियों ने जो कार्य किया है उसका नतीजा हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को मिला। उसी दिन भारत में से ब्रिटिश चले गए और हमारा देश आज़ाद हुआ। और वो जो आज़ादी मिली 15 अगस्त को, वो हमारे भारतीय लोगों को सबसे बड़ी खुशी का दिन था। खुशी तो मिली थी, हमारे देश को तो आज़ादी मिली थी, लेकिन आगे की आने वाली समस्याओं के बारे में कवि गिरिजा कुमार माथुर ने हमारे भारतीय सैनिकों को, हमारे भारतीय लोगों को क्या कहा है या क्या संदेश दिया है इस कविता द्वारा, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कविता क्रमांक 3, पृष्ठ क्रमांक 9, 15 अगस्त, कवि गिरिजा कुमार माथुर। तो विद्यार्थियों, हम कविता शुरू करने से पहले ये जो कविता लिखी गई है उस कवि के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कवि गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ है। उनकी प्रारंभिक यानी कि आरंभिक जो शिक्षा है झांसी में, और उसके बाद की जो ग्रेजुएशन वगैरह, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, वो जो शिक्षा है वो लखनऊ में हुई है। और गिरिजा कुमार ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली और आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की, यानी कि वहाँ कार्य किया है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में भी सूचना अधिकारी के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था। और उनके जो काव्य है, कविताएं हैं, उसमें राष्ट्रीय चेतना के स्वर दिखाई देते हैं या उसमें मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय जो लोग हैं उसके मन में जोश भर देता है देश के प्रति। ऐसे महान कवि की मृत्यु 1994 में हुई है। तो ये जो कवि है गिरिजा कुमार माथुर जी, इनके प्रमुख कृतियां या रचना कौन कौन सी है, इस पर हम थोड़ी सी नजर डालते। तो उनकी रचना है, देखिए, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने। ये सभी काव्य संग्रह है। और गिरिजा कुमार माथुर जी ने ये जो कविता लिखी है ये गीत विधा में लिखी है। और गीत विधा में क्या होता है, देखिए, इसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। तो आप, मुखड़ा का मतलब होता है, अगर शब्दशः अर्थ देखेंगे तो मुखड़ा का मतलब होता है मुख, चेहरा। लेकिन यहाँ काव्य साहित्य के रूप में मुखड़ा का अर्थ होता है गीत की पहली पंक्ति। तो ये इसमें एक गीत की पहली पंक्ति होती है, बाद में जो होते हैं वो 2 या 3 अंतरा होते हैं। अंतरा का मतलब होता है मुखड़े को छोड़कर गीत का जो शेष भाग होता है उसे अंतरा कहते हैं, या गीत के जो चरण होते हैं उसे अंतरा कहते हैं। तो इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रयुक्त किया गया है। कवि अपने कथ्य यानी कि कहने की अभिव्यक्ति हेतु, अभिव्यक्ति का मतलब होता है स्पष्टीकरण या प्रकट
या प्रकाशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अभिव्यक्ति। वो जो कहना चाहते हैं उसका स्पष्टीकरण हेतु प्रतीकों प्रतीकों का मतलब होता है अनुरूप, प्रतीकों या बिंब का मतलब होता है परछाई या आभास या झलक, तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। उपमान का अर्थ होता है वह वस्तु या व्यक्ति जिससे किसी की तुलना की जाए। वह वस्तु या व्यक्ति ऐसी होती है कि जिससे किसी दूसरे की तुलना की जाए, उसे कहते हैं उपमान। ये तार सप्तक के कवियों में आज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो एक तार सप्तक बनाया है कवियों का, इसमें ये जो बताए गए अभी आज्ञेय जी, मुक्तिबोध जी, प्रभाकर माचवे जी, गिरिजा कुमार माथुर जी, नेमिचंद्र जैन जी, भारत भूषण अग्रवाल जी और रामविलास शर्मा, इन सभी कवियों का इसमें तार सप्तक में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। ये जो गीत है, इस गीत में कवि ने स्वतंत्रता के इस गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि बाद, स्वतंत्रता के बाद विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास, यानी कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद जो यहाँ विदेशी शासक थे, अंग्रेज वगैरह ब्रिटिश, इससे मुक्ति यानी कि छुटकारा का जो उल्लास देश में चारों ओर झलक रहा था। यानी कि अंग्रेज गुलाम से मुक्त हुए थे, अंग्रेजों के गुलाम से हमारे भारतीय देश मुक्त हुए थे और उसका सारे चारों तरफ खुशी का माहौल था और चारों तरफ से भी पूरे देश में खुशी ही छलक रही थी। इस नव उल्लास के साथ, इस नए खुशियों के साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग यानी कि सावधान और जागरूक रहने का आह्वान कर रहे हैं। समस्त यानी कि पूरे भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमारा जो भारत है, इस भारत को जो स्वतंत्रता मिली है और इस स्वतंत्रता पर अब कोई आंच यानी कि कोई विपत्ति नहीं आने पाए, क्योंकि दुख, ये जो अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का राज था हमारे देश पर, उन्होंने जो हमारे लोगों को दुख दिया था, उन दुख की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। यानी कि अंग्रेज जब थे तब हमारे देश के नागरिक शोषित थे, अंग्रेजों के अन्याय से पीड़ित थे, उनके जुल्म से पीड़ित थे। और ये जो हमारे भारत के देश थे, भारत देश के जो लोग थे, नागरिक थे, यहाँ की जो जनसंख्या थी पूरी तरह से जीवित तो थी लेकिन मृत के समान, मरे हुए के समान। इसीलिए ये जो समाज था ये मरे हुए समाज के समान था। इसीलिए इस समाज को आज़ादी मिलने के बाद इस पूरे जो शोषित, पीड़ित और ये जो मरे हुए समाज को पूरी तरह से प्रगत करना है, उन्नत करना है। जब ये सारा समाज उन्नत होगा तब हमारा भारत देश सही रूप में या सही मायने में आज़ाद कहलाएगा। तब तक नहीं। आज़ादी तो मिली है लेकिन इन लोगों को पहले क्या करना है, विकसित करना है, उन्नति करनी है, तरक्की करनी है। इन लोगों को जो दुख के काली छाया थी उसे अब सुखी बनाना है। तभी हमारे देश में जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी का मतलब समझेंगे लोग और तब कहा जाएगा कि हमारा देश सही रूप में आज़ाद हुआ। तो विद्यार्थियों, तो हम आज इस कविता के एक एक पंक्ति और उनका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास
पेन पेंसिल नोटबुक होगा या किताब होगी तो उसमें कम से कम मैं जो कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा, तब आप वो अर्थ जरूर लिख लीजिए। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, आंचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अंबुदी, महान रहना पहरुए सावधान रहना। विद्यार्थियों, इस कविता के प्रथम चरण में या सर्ग में कवि क्या कहना चाहते हैं, देखिए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की सारी सीमा पर तैनात सैनिकों को कवि सतर्क, सदैव यानी कि हमेशा सतर्क सावधान रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि सैनिकों से कहता है कि आज जीत की रात है, आज जीत की रात है, इसलिए तुम सभी सावधान रहना। यहाँ पहरुए शब्द है। पहरुए का अर्थ किताब में भी बताया, देखो पृष्ठ क्रमांक 11 पर। पहरुए का अर्थ होता है पहरेदार या प्रहरी। तो हमारे जो भारत देश के सैनिक होते हैं, इसके कारण ही ये जो पहरा देते हैं या ये जो सीमा वगैरह पर तैनात रहते हैं या प्रहरी के रूप में ये अपनी भूमिका निभाते, तब हम हमारे देश के अंदर महफूज रहते हैं, तब हम सुरक्षित रहते हैं। उनके कारण ही हमारे विदेशी शत्रुओं से हम बचते हैं। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सीमा, देश की सीमा तो सारी खुल गई है, आज़ाद मिल गई हैं, पर इन सीमा पर तैनात यानी कि खड़े हुए सैनिकों को जो पहरा दे रहे, उनको हमेशा सतर्क सावधान रहने के लिए प्रेरित कर रहे, वो प्रेरणा दे रहे। कवि सैनिकों से कहते हैं कि आज जीत की रात है, आज हमारा देश आजाद हुआ है, इसलिए तुम सभी सावधान रहना, क्योंकि आजादी की खुशी में हो सकता है कोई विदेशी शत्रु या विदेशी ताकत फिर से कोई हमला न कर दे, हमारे देश को नुकसान न पहुंचाए या चोट न पहुंचाए। इसलिए तुम सभी सावधान रहना। जश्न की रात यानी कि उत्सव की रात है, लोग उत्सव मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, इसीलिए लेकिन तुम जो सैनिक के रूप में, पहरेदार के रूप में सैनिक, तुम देश की सीमाओं पर खड़े हो, सतर्क और सावधान रहिए, लोगों को खुशियां मनाने दो। कारण आज देश के द्वार भी खुले हुए, आज देश की सभी सीमाएं खुल गई है, सभी द्वार खुल गए हैं, जिससे कहीं अंधेरा न होने पाए, यानी कि ये देश के द्वार खुल गए हैं। तुम दीपक की तरह हर तरफ प्रकाश फैलाते रहो। जिस तरह दीपक हमारे चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, उसी तरफ आप सभी तरह निगाहें रखकर इस देश के रक्षा करो, सतर्क रहो, सावधान रहो, और दीपक की तरह, जिस तरह दीपक चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी तरह आप भी सभी दिशाओं में तैनात या सतर्क रहे। कहीं से भी शत्रु हमला कर सकता है, जिससे कहीं अंधेरा ना होने पाए, यानी कि जिससे कहीं अंधेरा ना होने पाए, इसका मतलब होता है, कवि कहते हैं कि दुश्मन घुसपैठ न करने पाए, कहीं से दुश्मन घुसपैठ न कर पाए। यहाँ अचल दीपक, अचल का मतलब होता है स्थिर, जो स्थिर दीपक होता है और जो चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, उसी तरह देशवासियों के सैनिकों को, देश के सैनिकों को वो सतर्क रहने के लिए कहते हैं, चारों तरफ निगाहें रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि दुश्मन और घुसपैठ न करने पाए। ये स्वतंत्रता नए स्वर्ग की मंजिल प्राप्त करने का पहला पड़ाव है। ये जो हमें आज़ादी मिली है, अभी हम, ये हमारे लिए एक नए स्वर्ग के समान है, और इस नए स्वर्ग की मंजिल प्राप्त करने का ये हमारा पहला पड़ाव है।
जन सैलाब में उमड़ी ये पहली रत्न हिलोरे, यानी कि ये जो दुनिया है, आबादी है, ये जो लोगों का समुदाय है, इसमें ये उमड़ी हुई ये क्या है? पहली रत्न की हिलोर है, ये हवा है। इसके आगे मोतियों की इस माला को पूर्ण करना है, यानी कि इसके आगे हमें ये तो आज़ादी मिली है। ये जो हमारे देशवासी हैं, ये जो दुःख की काली छाया में जी रहे थे, ये जो अन्याय अत्याचार सहते आए थे, ये पीड़ित है, शोषित है, इसको आगे हमें सुखी बनाना है, यानी इसके आगे मोतियों की इस माला को पूर्ण करना है। अर्थात देश व देशवासियों के विकास व उन्नति व समृद्धि के लिए बहुत कुछ करना शेष है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी हमारे देश से दुःख की काला छाया पूरी तरह से अंत नहीं हुआ है। यानी कि हमारे देश को अगर आज़ादी भी मिली है, स्वतंत्रता भी मिली है, हमने स्वतंत्रता प्राप्त भले ही कर ली है, इसके बाद भी हमारे देश से दुःख की काली छाया, यानी कि अभी ये जो लोग पीड़ित शोषित है, वो पूरी तरह से सुखी नहीं हुए। इसीलिए पूरी तरह से उनका अंत नहीं हुआ है। हे देश के पहरेदारों, इस नव युग की पतवार को हाथों में थामे सागर की भांति महानता को दर्शाते हुए तुम सदा सतर्क रहना और हमारी रक्षा करना। इसलिए कवि कहते हैं, यह शब्द आया है, देखिए, अंबुदी। अंबुदी का मतलब होता है सागर या समुद्र, क्या है? और पतवार भी शब्द आया है। पतवार बहुत बार सुना होगा, जो नाव होती है पानी में चलने वाली, इस नाव को खेने के लिए, आगे ढकेलने के लिए जो साधन होता है, हाथों से पीछे धकेला जाता है और नाव आगे चलती है, उसे कहते हैं पतवार। नाव खेने का साधन जो होता है उसे पतवार बोलते हैं। तो कवि कहते हैं कि आज की रात जीत की रात है। वर्षों से हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वर्षों से आज़ादी के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, जो आज की रात हमें मिली है। वे देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों से कहते हैं कि आज़ादी मिल तो गई है, पर सावधानी रखने की जरूरत है। देश की सीमाएं खुली हैं, देश की सीमाएं खुली हुई हैं। इसलिए ये जो अचल दीपक की लौ के समान, ज्योति के समान प्रज्वलित रहकर देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे। इसी तरह से कवि कहते हैं कि हमें इस तरह से देश की रक्षा करनी है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कवि कहते हैं कि काफी सत्कर्म और पुण्य कार्यों के पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। कवि कहते हैं कि काफी सत्कर्मों के, यानी कि हमारे बहुत सारे भारतीयों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपना जीवन दांव पर लगा दिया, बहुत से क्रांतिकारियों को शहीद होना पड़ा, तब ये हमें आज़ादी मिली है। और ये पुण्य, बहुत सत्कर्मों और पुण्य कार्यों के पश्चात हमें ये स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आज़ादी पा ली हो, पर ये उसका आरंभिक काल है। पहला प्रथम चरण का मतलब होता है ये आरंभिक काल है। हमारी आज़ादी देश की जनता के लंबे समय से किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त पहला फल। ये आज़ादी हमें 2, 4, 5, 10 साल में नहीं मिली, हमारे 100 साल या 100 साल के ऊपर तक, ज़्यादा तक सालों से, 100 साल से ज़्यादा तक सालों से हमारे देशवासी, हमारे पूर्वज या आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और ये अंग्रेज, ब्रिटिश हमारे लोगों पर जुल्म, अन्याय, अत्याचार कर रहे थे। पूरे गुलाम बनाकर रखा था हमारे देशवासियों को उन्होंने। और बहुत सालों के बाद ये हमें आज़ादी मिली है। बहुत लंबे समय के किए जा रहे इन संघर्षों से ये प्राप्त पहला फल है हमें आज़ादी। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में
एक दूसरे से बहुत दूरी है, यानी कि यहाँ समाज जाति पाति में बटा हुआ है, ऊंच नीच में बटा हुआ है, गरीबी अमीरी में बटा हुआ है, और ऐसे ही विषमता से भरे हुए लोगों एक दूसरे की ये जो दूरी है, ये दूरी कम करनी है। अभी उन्हें संगठित करना है, अभी उन्हें एकत्रित करना है, एकरूप करना है, और बाकी एकरूप करना अभी बाकी है। दुख की पुरानी काली छाया अभी नहीं मिट पाई है। ये हमारे देश पर ये जो लोगों ने जो दुख उठाया है, इस दुख की पुरानी जो काली छाया है, अभी वो पूरी तरह से नहीं मिट पाई है। कवि देश के कर्णधारों से, यानी कि सैनिकों से, पहरेदारों को कहते हैं कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीर गंभीर बनकर भारत की दिशा निर्देश करे, अर्थात देश में युग के अनुरूप परिवर्तन लाए। यानी कि हमारे देश चलाने वाले ये कर्णधारों को कहता है कि एक दिशा निश्चित करो, दिशा निर्देश करें और देश के युग के अनुरूप परिवर्तन लाए। यानी कि यहाँ देश में जिस तरह से युग है उसके अनुरूप परिवर्तन या बदलाव लाए। वे देश के रक्षकों से सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का ये जो पहला चरण है हम यहीं पर समाप्त करते। अगले लेक्चर में बाकी के 2 जो चरण बचे हुए, इस कविता 15 अगस्त, इसके बारे में हम अगले लेक्चर